हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये कक्षा 10 का हाफ ईयरली का विज्ञान का पेपर है। तो आइए इस पेपर का आज हम सॉल्यूशन करते हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 से संबंधित है, जो गृह परीक्षा होता है स्कूलों में, उससे संबंधित। आइए तो हम 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का इसका देखते हैं कि क्या किस तरह से प्रश्न है और इसका आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो लिखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, है ना। तो जो परावर्तन के नियम होते हैं बच्चों, ये सभी तरह के दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, सभी के तरह के दर्पणों के लिए ये नियम सत्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे अधिकतम और बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह का पेपर में प्रश्न दे रखा है। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है वो इस वाले पेज पर है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दे रखा है, इसे और जूम इन करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इस चीज़ को इधर लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पे लिखा है, यदि दो माध्यमों की संपर्क सतह पर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती हैं तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। देखिए मतलब क्या है, इस तरह से कोई एक कांच है, यहाँ पर इस तरह से कोई प्रकाश किरण ऐसे तिरछा आती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, विचलित होगी, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है एक माध्यम का सतह है, यहाँ पर एक किरण ऐसे लंबवत आ रही है। जब लंबवत आएगी तो ये किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा और वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा, अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 होगा। अगला लिखा है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है, लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांति माने होता है खतरा, है ना, और विरोध, इस तरह से लाल रंग जो है विरोध की तरह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अगला प्रश्न है लिखा, देखेंगे आप, ये जो लिखा है, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है ना। तो सबसे कम भटकाव जो होता है वो लाल रंग का होता है। आइए हम समझते हैं इसको। देखो बेटा, ये प्रिज्म है, इस तरह से प्रिज्म है, इस पर जब हम वाइट लाइट डालते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है ना। ये 7 रंग को हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे VIBGYOR। ठीक है, तो ऊपर रेड रंग होगा, नीचे वायलेट रंग होगा। ये अपने रास्ते से, ये ऐसे सीधा जाता, अपने रास्ते से सबसे ज़्यादा भटकने वाला जो रंग है वो वायलेट है और सबसे कम भटकने वाला जो रंग है वो रेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों होगा लाल रंग। लिखा है श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से, अच्छा ये वहाँ पर हो गया। यहाँ पर सबसे कम, सबसे न्यूनतम विचलन जो होगा वो किसका होगा, लाल रंग का होगा, और अधिकतम अगर पूछता तो बैगनी रंग का होता। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिखा है, ये दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ना। ठीक है, ये समझते हैं इसको। देखिए बेटा, देखो जो दोष होता है वहाँ पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और प्रतिबिंब उसके आगे पीछे बनता है ना। तो दूरदृष्टि दोष है तो हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पहली बात हमें याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि यदि हमारे पास ये इस तरह से हमारा आँख है ना, इस तरह से आँख है, यदि यहाँ पर एक वस्तु है और इस बंदे को यदि दूर दृष्टि दोष है तो इस वस्तु का इमेज जो है रेटिना से दूर बनेगा, है ना। रेटिना यहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर एकदम आँख के गोलक के पास, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से दूर बनेगा। और यदि बंदे को इस तरह से आँख है और यदि आँख इस बंदे को या किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाता है ना। तो इस तरह से हम याद रखेंगे क्या बात है यहाँ पे, कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के बाद बनता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये प्रश्न देखें। तो यहाँ पर देखें 1 किलोवाट घंटा लिखा है, 1 किलोवाट में बेटा 1000 वाट होता है और घंटा में 60 × 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 होगा और 3 और 2 5 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 5 जीरो बढ़ा देंगे। अब दशमलव सबसे लास्ट में माना जाता है, दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3.6 गुणित 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव बढ़ाए हैं तो 10 की घात +6 होगा। तो आंसर होगा 3.6 × 10 की घात 6।
ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है, ये किलोवाट जो घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। केवल किलोवाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए केमिस्ट्री उपखंड ख, यहाँ पे से रसायन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर से हम लोग अपना प्रश्न का आंसर देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या है लिखा है, ये NaCl क्या है, क्षार है। क्षार वो होते हैं, पहला तो हम लोग परिभाषा से पढ़े हैं कि जो OH आयन दे वो क्षार कहलाएंगे, जो H+ आयन दे वो अम्ल कहलाएंगे, और H+ OH- ये दोनों मिल करके जो H2O बना ले वो उदासीन कहलाएंगे, है ना, लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पर NaCl लवण है, HCl एक अम्ल है, H2O उदासीन है। देखिए यहाँ पर एक हम लोग चैप्टर नंबर 2 में अम्ल क्षार लवण वाले में हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ा होगा, वहाँ पर पढ़ा था कि जो धातु है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, धात्विक ऑक्साइड बनाता है ना। और ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया है तो धात्विक ऑक्साइड हो गया, और ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का होगा, तो आता है ये क्षार है ना, तो आंसर ये होगा। सबसे प्रबलतम धातु है, प्रबलतम धातु क्या होता है, हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी में हम लोग पढ़े हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो सबसे ऊपर पोटेशियम था, फिर उसके बाद सोडियम था, तो यहाँ पे आंसर में होगा बच्चों सोडियम। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कौन धातु से क्रिया नहीं करता है ना। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन धातु सक्रिय नहीं है, कम क्रिया करता है, ज़्यादा क्रिया नहीं करता। तो यहाँ पे बच्चों Ag होगा। Ag जो सिल्वर है ये कम क्रियाशील है दिए गए तत्वों की अपेक्षा में से। ठीक है, तो आइए हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न आगे प्रश्न नंबर 11 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है बेटा कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, तो ये भूरा लाल, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जल का pH मान, जल उदासीन होता है, इसका pH मान बच्चों 7 होता है, और ये बाकी तीनों जो है अम्ल होता है, ये 7 नंबर प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएँ कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बच्चों ये खत्म रहा। यहाँ पर ये खंड उपखंड ग शुरू हुआ, जो कि आपका बायोलॉजी से प्रश्न है, संबंधित है। तो आइए हम इस प्रश्न को देखें। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है बच्चों कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है ना, आइए इसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक अभिक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, इस अभिक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण 2 तरह के होता है, एक होता है प्रकाशिक, एक होता है प्रकाशिक, और दूसरा होता है बच्चों अप्रकाशिक। अप्रकाशिक, ठीक है, लिखने हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, आप समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक और अप्रकाशिक 2 अभिक्रियाएँ होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश के प्रेजेंस में होती है, और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में, अंधेरे में होती है ना। तो अब ये छोटा सा नाम लिखा है प्रकाशिक, तो ये ग्रेनम में होता है। कौन सी जगह पर, ये ग्रेनम में, हरित लवक के ग्रेनम में ये अभिक्रिया होता है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखें। स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अप्रकाशिक होती है। एक बात और याद रखिएगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, खोजा था, ब्लैक मैन, है ना। अनुपस्थिति है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो इसलिए ब्लैक मैन। और प्रकाशिक अभिक्रिया को हील नामक वैज्ञानिक ने प्रमोट किया था, बताया था, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रश्न नंबर 14 हो गया। अब 15वां देख लें। यहाँ पर ये प्रश्न है, देखिए ये आपका प्रश्न 15वां यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लिखा है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। ग्रास नली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मुंह बनाते हैं, तो माउथ के बाद से यहाँ से इस तरह से नली आती है, और यहाँ पर अमाशय में, है ना। तो ये जो लंबाई होती है बच्चों, ये ग्रास नली कहलाती है। तो इस ग्रास नली की लंबाई बताया जाता है लगभग 8 से 11 या 9 से 12 सेंटीमीटर तक बताया जाता है। ठीक है, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि मनुष्य के में ग्रास नली की लंबाई जो है 5 से 8 सेंटीमीटर कभी भी नहीं हो सकता, 1.1 सेंटीमीटर कदापि नहीं, 25 ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये 15 से हमें आंसर दिया है, तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न देखें, 16वां वाला प्रश्न।
मानव शरीर के किस अंग में कोशिकाएं पाई जाती है? ठीक है, तो कोशिकाएं क्या होती हैं? देखो इस तरह से, सॉरी, इस तरह से छल्ले नुमा संरचना होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर, है ना, और इस तरह से छोटी छोटी, जी हाँ, आप समझ पाए होंगे कि ये फेफड़ा है। तो फेफड़े में छोटे छोटे अंगूर नुमा संरचना पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे नुमा पाई जाती है, जिसे हम कूपिका या वायु कोष्ठ कहते हैं बच्चों। तो ये वायु कोष्ठ में होता क्या है कि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, Hb। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को जोड़ने और CO2 को निचोड़ने का काम यही कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो दे रखा है क्या है? मानव शरीर के किस अंग में कोशिकाएं पाई जाती है? तो कोशिका जो बच्चों फेफड़ों में पाया जाता है। आंसर ये सही होगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो थोड़ा सा हम समझ ले। जो ग्लूकोज के कण होते हैं बच्चों, ग्लूकोज के कण, है ना, तो ये जो ग्लूकोज के कण होते हैं ये कोशिका द्रव्य में, है ना, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के कण C6H12O6 जो हैं ये आते हैं। जब आते हैं तो ये पाइरूवेट अणु में टूटते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के अणुओं का 2 पाइरूवेट अणुओं में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये प्रक्रिया बच्चों कोशिका द्रव्य में होती है, ना। फिर पाइरूवेट के वे दोनों अणु माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में टूट जाते हैं और इसे हम क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक, आगे देखें हम, अगला प्रश्न देखें। लिखा है बच्चों, मस्तिष्क का वह भाग जो ताप के नियंत्रण का कार्य करता है। देखें इसमें कैसा प्रश्न दे रखा है ये। ठीक है बच्चों, देखो तो ये प्रश्न नंबर 17वां है, नहीं 18वां है ना। 18वां में लिखा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो ताप नियंत्रक, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस आंसर होगा। ये प्रमस्तिष्क जो है थिंकिंग, लॉजिक का काम करता है। अनुमस्तिष्क जो है स्टोरेज का काम करता है, यहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर रहती है ना। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर ये अगला प्रश्न देखें 19वां। कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन में सहायता करता है? तो बच्चों यहाँ पर जो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। ऑक्सीटोसिन जो है जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के समय माँ से उस बच्चे को गर्भ से बाहर आने के लिए ये ऑक्सीटोसिन उनकी मांसपेशियों को ढीला करता है, जिससे बच्चा पैदा करना आसान होता है। साथ ही साथ ये दुग्ध को यानी मिल्क प्रोडक्शन करता है। एक माँ में जब बच्चा जन्म दे देती है, वो बच्चे को पैदा कर देती है, तो उनके शरीर में दूध का निर्माण करता है ताकि वो बच्चे को पोषण प्रदान कर सके। ठीक है बच्चों, तो आगे ये लिखा है 20वां प्रश्न है, मानव के जबड़ों में चवर्णक धातुओं की संख्या होती है ना। ठीक है, आइए देखें। तो एक अपर जा होता है, ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा होता है बच्चों। ठीक है, अपर जा में यहर का, इधर का और इधर का, इस तरह से इधर 21 और 23, इस तरह से इधर भी 21 23, इधर भी 21 23, इधर भी 21 23, इस तरह से दांतों की संख्या होती है। पहला 2 दांत होता है कृंतक, काटने वाला। फिर एक दांत होता है जो शेरनुमा, है ना, बिल्ली नुमा, कुत्ते नुमा, जो सबसे नुकीला होता है। हर एक जबड़े में 2 ठो, एक ठो हमारे अपने एकदम बीचों बीच से, अगर इस तरह बीचों बीच से हम लोग शुरू करें तो यहाँ से 2 दांत छोड़ के तीसरा नंबर का जो दांत होगा वो क्या कहलाता है? रदनक। पहला 2 ठो कृंतक है, फिर उसके बाद 1 ठो रदनक है, फिर 2 ठो अग्रचवर्णक है ना। यह अग्रचवर्णक तोड़ने का काम करता है और बाद में लास्ट में 3 ठो होता है चवर्णक। ठीक है, तो हमारे एकदम बीच से, ऊपर वाले जबड़ा में एकदम 20 से 3 ठे चवर्णक लेफ्ट में, और ऊपर वाले ही जबड़ा में एकदम 20 से 3 ठे चवर्णक राइट में होता है। इस तरह से अपर जा में, ऊपर वाले जबड़े में, एक जबड़े में 3 6 ठो पूरा क्या होता है आपका चवर्णक वाली दांतें होती है। तो प्रश्न ऐसा ही पूछा, माना कि जबड़ों में, यानी कि प्रत्येक जबड़ों में चवर्णक दांतों की संख्या कितना होगा बच्चों? तो 6 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यही हम लोगों का आज 20 प्रश्न था जो कि पूरा हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को बताएंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके।